जब भी हम रिटायरमेंट की बातें करते हैं या रिटायरमेंट की सोचते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम का एहसास होता है। हमें लगता है कि रिटायर होने के बाद कोई अलार्म क्लॉक का दबाव नहीं होगा, कोई डेडलाइंस नहीं होंगे, कोई टारगेट्स नहीं होंगे, कोई मेरा बॉस नहीं होगा, कहीं मुझे रिपोर्ट नहीं करनी होगी। जनाब, ये सारे फैक्ट्स एकदम सही हैं। बिल्कुल सही बात है कि रिटायरमेंट के बाद कोई अलार्म क्लॉक का झंझट नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई टारगेट्स नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सामान्य तौर पे रिटायरमेंट का जो पहला साल होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है रिटायरीज के लिए। उनको लगता है कि चूंकि अब वो रिटायर कर गए हैं और अब उनके साथ टैक्स के कोई झमेले नहीं होंगे। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं इंपॉर्टेंट 5 गलतफहमियों की कि यदि ये गलतफहमी आपने भी पाल रखी है तो निश्चित रूप से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहली गलती, रिटायरीज ये समझते हैं कि चूंकि वो रिटायर कर गए हैं इसलिए उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उनको लगता है कि जब सैलरी मिल रही थी तो सैलरी इनकम पे टैक्स लगा करता था, उनका एम्प्लॉयर टीडीएस काट लिया करता था। अब चूंकि सैलरी बंद हो गई है, पेंशन मिल रही है, तो हमें इनकम से रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। गलतफहमी हो सकती है। पहली गलतफहमी ये जान लें कि जो आपकी पेंशन है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से पेंशन हो या सैलरी हो, जब इनकम सोर्स की बातें होती हैं तो टैक्सेशन के लिहाज से पेंशन में भी ट्रीटमेंट सैलरी की तरह ही की जाती है। यानी सैलरी हो या पेंशन हो, जो टैक्स के प्रोविजन हैं उस पर दोनों पे बराबर लागू होंगे। दूसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि इवन इफ कि आपकी जो पेंशन हो वो काफ़ी कम हो, यानी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स जो इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से उससे कम हो, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। जानते हैं कि आप रिटायर किए हैं तो टर्मिनल बेनिफिट्स आपको जरूर मिले होंगे और टर्मिनल बेनिफिट्स जो मिले होंगे, सामान्य तौर पे जो रिटायरीज होते हैं वो मेजर शेयर बैंक की फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। यदि आपने भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में मेजर शेयर रखा हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें ब्याज मिलता होगा। और यदि एक फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला ब्याज, यदि प्रेस्क्राइब लिमिट जो आज के दिन में सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये, यदि इससे अधिक हो जाती है तो बैंक ये नहीं सोचता है कि आपकी टोटल इनकम कम है या अधिक है। जैसे ही 50,000 रुपये से अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में ब्याज बनता है, उस ब्याज पे वो 10% का टीडीएस काट लेते हैं। अब यहाँ देखें कि आपकी टोटल इनकम जो है ओवरऑल लिमिट से कम है, टैक्सेशन के लिहाज से उस पर टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है, लेकिन चूंकि बैंक ने टीडीएस काट लिया है 10% आपका, तो यदि उस टीडीएस को यदि रिफंड करवाना है तो रिफंड करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होगा। यदि इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी गलती है फॉरगेटिंग टू रिपोर्ट ऑल इनकम सोर्सेस, यानी जो भी आपके इनकम के सोर्स हैं उस सारे सोर्स को रिपोर्ट करना हो सकता है कि आप भूल जाए। सामान्य तौर पे 2 इनकम के सोर्स रिपोर्ट करना हम भूलते हैं। सबसे पहला कि जब तक आप नौकरी में थे या तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट नहीं थी या काफ़ी कम फिक्स डिपॉजिट थी और उस पर जो भी ब्याज बनता था आपका एम्प्लॉयर आपके इनकम में ऐड कर देता था और उसके हिसाब से जितना टैक्स टीडीएस काटना होता था वो काट लेता था, आपकी कोई समस्याएं नहीं थी। अब चूंकि आप रिटायर कर गए हैं, अच्छी खासी टर्मिनल बेनिफिट्स मिली होगी, उसको बैंक में रखा होगा और अच्छे खासे ब्याज बनते होंगे। तो ध्यान रखें कि अब ब्याज की जो एक्सटेंट है वो काफ़ी अधिक हो गया होगा, हो सकता है कि 50,000 से अधिक हो गया हो या उससे भी अधिक हो गया हो। तो सामान्य तौर पे ये बैंक डिपॉजिट्स की इंटरेस्ट को रिपोर्ट करना रिटायरीज भूल जाते हैं, इसको रिपोर्ट करना ना भूलें। दूसरी परिस्थितियां एक और हो सकती हैं कि हो सकता है कि आपने 10, 15, 20 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की हुई थी और अब चूंकि आप रिटायर कर गए हैं तो आपको लगता है कि 10, 15, 20 हज़ार रुपये यदि एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से यदि हर महीने हम पैसे लें तो आप ठीक ढंग से अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल एसडब्ल्यूपी करें आप,
लेकिन जब पैसे विड्रॉ करेंगे म्यूचुअल फंड से तो निश्चित रूप से उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जरूर बनता होगा। तो नॉर्मली लोग उस कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना इनकम में भूल जाते हैं, और यदि आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल टैक्स, चूंकि कैपिटल गेन में स्पेशल टैक्स लगता है, तो फ्रेंड्स ये हो सकता है कि यदि आप भूल जाएं तो इनकम टैक्स आपको पेनल्टी भी लगाए, टैक्स भी ले और साथ साथ एडिशनल पेनल्टी भी लगाए। तीसरी गलती है कि विड्रॉइंग मनी इन टैक्स इनएफिशिएंट मैनर। टैक्स इनएफिशिएंट मैनर का मतलब है कि चूंकि आप रिटायर कर गए हैं आपको रिटायरमेंट के पहले साल में जैसे बताया कि ट्रेवल प्लान करना है, आपको फैमिली कमिटमेंट्स हैं, घर का रिपेयर कराना है, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये ऐसे इवेंट्स हैं जिसको थोड़ा आगे पीछे यानी प्रीपोन या पोस्टपोन हम कर सकते हैं। ये प्रीपोन पोस्टपोन करने का पर्पस केवल एक ही है, इन सारे इवेंट्स में पैसे लगेंगे, पैसे आपके इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ होंगे, और खासकर यदि वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है तो जब पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको कैपिटल गेन होगा, चाहे वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म गेन हो। और चूंकि जैसा जानते हैं कि टैक्सेशन का कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है, तो दो चीज़ें देखना है आपको कि यदि ये इवेंट्स को थोड़ा डेफर कर दें, यदि आपको मान लीजिए फरवरी या मार्च में कुछ ये इवेंट्स करना था, यदि इसको अप्रैल में कर दें, उसके बाद यदि पैसे विड्रॉ करें तो जो कैपिटल गेन होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा, या थोड़ा अभी विड्रॉ करें, थोड़ा 31 मार्च के बाद विड्रॉ करें, सो दैट कुछ कैपिटल गेन आपका इस फाइनेंशियल ईयर में होगा, कुछ कैपिटल गेन आपका अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा। ये पर्पस, ये डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन क्रिएट करने का पर्पस ये है कि इक्विटी में जैसे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 का एग्जम्पशन है। हमारा पर्पस है कि 1,25,000 का हम एडवांटेज इस साल भी लें, अगले साल भी लें, और अपना टैक्स की लायबिलिटी जीरो कर दें। तो पहला चीज़ ये देख लें कि फाइनेंशियल ईयर के 10-5 दिन पहले और फाइनेंशियल ईयर के 10-5 दिन बाद यदि पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपके टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जो भी आपको इफिशिएंट वे लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको टैक्स के बारे में मालूम हो। दूसरा है कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है। मैं खासकर इक्विटी की बातें कर रहा हूं, तो ये हो सकता है कि 2 दिन बाद यदि आप विड्रॉ करेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, 2 दिन पहले करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, क्योंकि ये जो 12 महीने का जो बेंचमार्क है ये ध्यान रखें इस पर। पैसे विड्रॉ करने समय में दो बातें कि यदि इस फाइनेंशियल में थोड़े पैसे निकालें, थोड़े पैसे अप्रैल में निकालें, या अब 2 अप्रैल को ही निकालें तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा। दूसरा चीज़ कि लॉन्ग टर्म यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, थोड़ा सा यदि इवेंट्स को डेफर कर दें और ये संभावना है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके टैक्स के बारे में कुछ पता हो। तो ध्यान रखें, पैसे निकालें, बिल्कुल निकालें। आपने इतने साल लंबी नौकरी की है, आप ट्रैवल इंजॉय करें, फैमिली कमिटमेंट को पूरा करें, मकान वगैरह जो भी है उसको आप रिपेयर वगैरह जरूर कराएं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें सो दैट कि टैक्स के इवेंट्स जो हैं, जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो कम से कम हो सके। चौथी गलती है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन टैक्सेशन ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स। जो टर्मिनल बेनिफिट्स रिटायर के समय जो बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, उस पर आपको ठीक से जानकारी नहीं होती है कि किस अमाउंट पर टैक्स लगने हैं, किस पर टैक्स नहीं लगने हैं। तो सामान्य तौर पे 3-4 बेनिफिट्स मिलते हैं कॉमन एम्प्लॉई को। तो पहला है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी में यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यदि आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, सरकार है, तो आपको ग्रेचुटी कितना भी मिले कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन यदि गैर सरकारी संस्था का आप एम्प्लॉई हैं तो उसमें 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है लीव इनकैशमेंट। यहाँ भी यदि सरकारी संस्था से यदि आप रिटायर हुए हैं तो आपको लीव इनकैशमेंट कितना भी मिल जाए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन गैर सरकारी संस्था से यदि आप रिटायर हुए हैं तो 25 लाख के ऊपर जो भी लीव इनकैशमेंट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेंशन कम्यूटेशन की बातें होती हैं। आम रिटायरीज को इस बारे में कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो वैसी संस्था जो आपको ग्रेचुटी प्रोवाइड करती है और वो संस्था जो आपको पेंशन देती है, उस पेंशन में से 1/3 तक आप कम्यूट कर सकते हैं, और वो जो कम्यूटेड अमाउंट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा है, यदि आपकी संस्था ग्रेचुटी नहीं देती है तो उस संस्था द्वारा दिए गए पेंशन का 50% अमाउंट तक आप पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं, और वो जो कम्यूटेड अमाउंट होगा उस अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा।
चौथी जो सामान्य तौर पे मिलती हैं वो है पीएफ विड्रॉल। यदि चूँकि रिटायरमेंट के बाद सारी पीएफ मिल जाती हैं आपको, उस पीएफ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो रिटायर होने के पहले इन सब चीज़ों को जान लें, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप रिटायर करेंगे, रिटायर होते ही आप सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। तो सीनियर सिटीजन को कुछ टैक्सेशन में विशेष सुविधाएं दी गई। सबसे बड़ी सुविधा जो सीनियर सिटीजन को, जो एडवांटेज सीनियर सिटीजन को है, यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम ना हो तो आप अपने सुविधा के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। यानी इस वर्ष हो सकता है कि आपको लगे कि न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लें। अगले बार लगता है कि नहीं, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है तो उसमें देख लें कुछ एडवांटेज आपको मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80 TTB। इस सेक्शन में आपको 50,000 रुपये तक जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है उस पर आपको डिडक्शंस मिलते हैं। नंबर 2, सेक्शन 80D के अंदर यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है आपने, तो 50,000 रुपये तक जो प्रीमियम देते हैं एनुअल, उस पर आपको डिडक्शंस मिलते हैं। इस तरह की जो भी सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स को हैं, आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए और अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान कर सकते हैं और देख लें कि आपको न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतरमंद है या ओल्ड टैक्स रिजीम। एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, आपको एडवांस टैक्स चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यदि आपकी पेंशन अधिक है और आप टैक्स स्लैब में आते हैं और आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। आप मार्च में सारे कैलकुलेशन कर लें और अकॉर्डिंगली जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स आप दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है यहाँ भी कि आपके इनकम के जितने सोर्स हैं उस सोर्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ना हो। यदि बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, इवन इफ कि आप सीनियर सिटीजन हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ असहमति का कारण जरूर बताएं, जिससे कि मैं इसको अगले वीडियो में इनकॉर्पोरेट करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।